सिविल इंजीनियरिंग की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अभी जो आपको पिछले टर्म पे पढ़ाया गया था वेल्डेड जॉइंट, तो वेल्डेड जॉइंट में दो प्रकार के जॉइंट बताए गए थे। पहला था फिलेट वेल्ड और दूसरा है बट वेल्ड। दूसरा है बट वेल्ड। बट वेल्ड क्या होता है? यानी जब इस्पात की दो प्लेटों को एक ही समतल में साथ साथ पास रखते हुए उनके बीच में जो बारीक गैप होता है उस गैप को भरने के लिए वेल्डिंग की जाती है और ये बट ज्वाइंट कहलाते हैं। इसका जो बारीक गैप होता है उसमें फिलर मटेरियल जो है इसको भरते हैं, फ्यूजन मटेरियल भी कहते हैं इसको भरते हैं। तो इससे क्या होता है, ये ठंडे होने पर ये पूर्ण सामर्थ्य प्राप्त कर लेते हैं। इन वेल्ड में जो कंड की मोटाई होती है ये परिस्थिति के अनुसार अलग अलग रहती है। इसमें जो हमारी कंड की मोटाई है वो ये परिस्थिति के अनुसार कौन कौन सी परिस्थितियां होती है ये भी बताया जाएगा। तो इसके लिए सब दो प्रकार के बटजोड़ लगते हैं। एक कहते हैं इकहरा बटजोड़, पहला कहलाता है इकहरा बटजोड़ और दूसरे को कहते हैं दोहरा बटजोड़। इकहरा बटजोड़ से क्या मतलब है? तो अब इसमें देखिए कि जब हम दो प्लेटों को एक ही समतल में रख दें, यानी एक ये हो गई प्लेट और दूसरी प्लेट ये दोनों को सेम लेवल पे रख दिया गया एक ही समतल पे। अब इसके बीच में जो गैप है इसमें फिलर मटेरियल भरा जाता है। तो जब हम इसमें फिलर मटेरियल भरेंगे, इस तरीके से ऊपर से बेंडिंग की जाएगी तो ये शेप प्राप्त होती है इस तरीके से। तो इसमें क्या है, जब बेंडिंग एक ही तरफ से की जाए, यानी हमने जैसे प्लेट रखी थी और इसको इस तरीके से बेंड कर दिया गया तो ये जोड़ कहलाता है इकहरा बट जोड़। अब अगर इसी प्लेट को पलट दिया जाए और दूसरे साइड से भी इसमें फिलर मटेरियल भर दिया जाए तो ये कहलाता है दोहरा बट जोड़। तो इसमें जो इकहरा बट जोड़ होता है, अब इसका दोबारा से एक डायग्राम देखिए इसको जिसमें समझा दे। तो ये इकहरा जो बट जोड़ है ये इस प्रकार से इसकी ड्राइंग है। ये इसके जो बीच में जो भाग दिख रहा है इसी से कंड की मोटाई निर्धारित करते हैं। तो जब हम यानी इसमें कंड की मोटाई यहां तक ली जाती है और ये कंड की मोटाई तो प्लेट की मोटाई, अब इसको हम कैपिटल टी मान ले रहे हैं क्योंकि कंड की मोटाई को स्मॉल टी ले रहे थे और अब हम प्लेट की मोटाई को कैपिटल टी माने ले रहे हैं। तो ये जो हमारी थिकनेस ऑफ थ्रोट है, थिकनेस ऑफ थ्रोट स्मॉल टी इज इक्वल टू 5/8 इंटू टी, यानी जो हमारी प्लेट है उसकी मोटाई का 5/8 गुना हम लेते हैं इस कंडीशन में इकहरा बट जोड़। इसी तरीके से दोहरा बट जोड़ है तो इसमें क्या होगा, ये वाला हिस्सा इसमें इस तरीके से बन जाएगा। तब हम इसमें कंड की मोटाई ये लेंगे और ये मोटाई जो है ये प्लेट की मोटाई के बराबर होती है। तब यानी दोहरे बट जोड़ में एक टी की वैल्यू 5/8 ना लेकर के अब इसमें लेंगे प्लेट की मोटाई के बराबर। बस इसी बात का तुमको इसमें ध्यान रखना है। अगर डायग्राम बनाने को आता है तो इसी पैटर्न पर ड्राइंग बनाइए। इसको कहते हैं बेल्ट सरफेस, इसको कहते हैं बेल्ट सरफेस और ये कहलाता है फ्यूजन जोन। फ्यूजन
मेटल, इसको कहते हैं पूरक धातु, फिलर मटेरियल, कुछ भी कहें तो ये चीज। तो इकहरा बटजोड़ और दोहरा बटजोड़ में सिर्फ यही अंतर है कि इकहरे में एक साइड से वेल्ड किया जाता है और दोहरा बटजोड़ में दोनों साइड से, और इसी के अनुसार हमारी जो कंठ की मोटाई है वो निर्धारित होती है। अब इसमें जो क्वेश्चंस में लगाने पड़ते हैं, तो इसमें जो हमारी शेप है, बेल्ट को कभी किस शेप में बेल्डिंग की जा रही है, तो उसके किनारों में विभिन्न प्रकार की आकृतियां दी जाती है। कुछ आकृतियां हम बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम ज्वाइंट लगाते समय इसमें वी आकृति दे दे इस तरीके से, यानी हाफ वी इसमें बना और हाफ इसमें बन गया, ये तो ये कहलाएगा हमारा सिंगल वी बट ज्वाइंट। इसी तरीके से अगर हम इसमें यू की आकृति दे दें तो हाफ इसमें दी जाती है और हाफ दूसरे पोर्शन में। तो अब देखिए दोनों को जब मिला देंगे तो ये यू की शेप प्राप्त हो जाती है, तो इसको कहेंगे सिंगल यू, सिंगल यू। इसी पैटर्न पे है, अगर हम जे आकृति दें, अब इसमें सिंगल जे कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए एक प्लेट को तो बिल्कुल एज को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, दूसरे में ये जे आकृति ऐसे बनती है और बना करके इसको, तो ये कहलाएगा सिंगल जे। चौथा है इसमें कि अगर हम एक प्लेट को बिल्कुल सीधा रखें, इसकी एज को में कोई भी कटिंग ना करें, और दूसरी एज को इस तरीके से थोड़ा सा, जिसे कह ली इसी को कह सकते हैं, तो ये कहलाता है सिंगल वेवल, सिंगल वेवल। अब इसी में जब इसमें जहां पर भी सिंगल शब्द लगा होगा, तो यानी कि तुमको इकहरा जोड़ के लिए कैलकुलेशन करनी है। ऐसी स्थिति में हम जो कंठ की मोटाई लेंगे वो 5/8 गुणित प्लेट की मोटाई लेंगे। अब अगर मान लीजिए तुमको ये दोहरा करना है, तो इसमें सेम इसी तरीके से सिंगल भी किया है, तो इसके नीचे साइड का हिस्सा भी वी आकार में बना देंगे, यानी ये शेप इसकी दे दी। तो अब ऊपर और नीचे दोनों तरफ वी आकार बन गया है, तो अब इसको कहेंगे डबल वी, डबल वी। सेम इसी पैटर्न पे अगर यू देना है तो सिर्फ इसी तरीके से, समझ, उम्मीद है समझ गए होंगे। तो इसमें ये लिखेंगे डबल यू, डबल यू। इसी तरीके से डबल जे, डबल वेवल। तो जहां पर डबल शब्द लग गया तो वहां पर ध्यान रखना है कि कंठ की मोटाई प्लेट की मोटाई के बराबर लेंगे। क्लियर? अब आइए इसमें कि जो बट ज्वाइंट है, कंठ की मोटाई पता चल गई, अब इसकी हम ज्वाइंट की स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं। ज्वाइंट ऑफ बट ज्वाइंट, स्ट्रेंथ ऑफ बट बेल्ट, स्ट्रेंथ ऑफ बट बेल्ट। तो जो स्ट्रेंथ का फार्मूला तुम्हारा फ्लैट बेल्ट में था क्या, P = प्रभावी लंबाई, प्रभावी लंबाई इंटू कंठ की मोटाई गुणित अनुज्ञेय प्रतिबल। प्रभावी लंबाई को कैपिटल L से, कंठ की मोटाई को स्मॉल t, और अनुज्ञेय प्रतिबल इसमें FT लेंगे। अनुज्ञेय प्रतिबल को FT लेके चलेंगे, क्योंकि बताया गया था फ्लैट बेल्ट में जो हमारा
ज्वाइंट होता था वो शेयर होता था, उसमें शेयर स्ट्रेस क्रिएट होते थे, और इसमें बट वेल्ड में इसमें टेंसाइल स्ट्रेस क्रिएट होंगे, तो इसलिए ये एफटी लेते हैं। एक सिंपल सा ये फार्मूला है इसका। अब इसके बाद में आते हैं डिजाइन ऑफ बेल्ट ज्वाइंट। डिजाइन ऑफ बेल्ट ज्वाइंट, तो इसकी डिजाइन कैसे करेंगे? तो प्लेट की में जो बेल्ट की पोजीशन है, इकहरा बेल्ट है या दोहरा बेल्ट है, तो उसके अनुसार सबसे पहले तो कंठ की मोटाई निर्धारित कर लेंगे, एफटी की वैल्यू पता रहेगी। अब आने वाला जो लोड है प्लेट पर ये पता रहेगा, सिर्फ क्या निकालना है जोड़ की लंबाई। फिर भी इसमें कौन को देखिए, बेल्ट जोड़ के डिजाइन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें जो हमारा आईएस कोड है 816 इंटू 816-1969, इसमें जो स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं उनके अनुसार ही डिजाइन करना है। तो अब इसमें कौन कौन सी व्यवस्थाएं अपनाई जाती हैं इसको देखिए। तो इसमें सबसे पहले है इसकी फ्लेट बेल्ट की। देखिए अभी हमने जो किया था बट बेल्ट, अब डिजाइन कर रहे हैं तो दोनों का एक साथ लेके चलेंगे। जो तुम्हें स्ट्रेंथ ऑफ बट ज्वाइंट का फार्मूला बता दिया था वहां तक तुमको बट ज्वाइंट के क्वेश्चन हल करने। अब डिजाइन ऑफ बेल्ट ज्वाइंट यानी तुमको फ्लेट बेल्ट और बट बेल्ट दोनों को करना है। तो सबसे पहले हम ये ध्यान रखें कि इसमें जो स्पेसिफिकेशंस दिए हैं उनको ध्यान में रखते हुए कौन कौन सी व्यवस्थाएं करनी है। तो सबसे पहले है फ्लेट बेल्ट के न्यूनतम और अधिकतम माप, मिनिमम साइज ऑफ फ्लेट बेल्ट। अब ये तुमको पिछले लेक्चर में बताया जा चुका था। प्लेट की मोटाई के आधार पर अगर प्लेट की मोटाई 10 मिलीमीटर तक है तो न्यूनतम प्लेट बेल्ट की माप, जिसको कि एस कहते हैं, ये एस बराबर हमने बताया था कि 3 mm लेते हैं। 10 से 20 mm तक प्लेट की मोटाई है तो हम इसमें एस की वैल्यू 5 mm लेते हैं। ये शायद तुम लोगों को याद होगा। तो इसी जो टेबल बनाई गई थी उसी के अनुसार आपको न्यूनतम माप निर्धारित कर देनी है। अब आइए अधिकतम जो माप है यानी मैक्सिमम साइज। मैक्सिमम साइज के लिए क्या बताया गया था कि 2 प्रकार के किनारे होते हैं। एक होते हैं कटे हुए किनारे जिसको कि हम स्क्वायर एज कहते हैं, यानी किनारे इस शेप में हो, ये इसको कहते हैं स्क्वायर एज। दूसरे किनारे कैसे होते हैं, कुछ इस प्रकार से जिनमें राउंड शेप होती है, इनको कहते हैं राउंड एज। तो अगर स्क्वायर एज है तो इसमें बेल्ट की जो मैक्सिमम साइज एस बराबर बताया गया था प्लेट की मोटाई माइनस 1.5 mm में। इसके लिए वर्गाकार किनारे के लिए। जो गोलाकार किनारा है तो गोलाकार किनारे के लिए बताया गया था एस बराबर 3/4 गुणित पतली प्लेट की मोटाई, यानी जो प्लेट है इसमें 2 प्रकार की प्लेटें हैं, देखिए मोटी प्लेट और पतली प्लेट। तो इसमें जो कैलकुलेशन करनी है पतली प्लेट के लिए ही करते हैं। तो 3/4 इंटू प्लेट की मोटाई। तो इसमें से यानी न्यूनतम ये इस तरीके से रखनी है और अधिकतम इस तरीके से रखनी है। अब मान लीजिए कि आपकी जोड़ी जाने वाली प्लेटें 16 मिलीमीटर मोटी है, तो 16 मिलीमीटर मोटी प्लेटों के लिए बेल्ट की माप क्या लेंगे? तो न्यूनतम के आधार पर यानी 16 mm होगी हमारी थिकनेस ऑफ प्लेट, तो इसके लिए मिनिमम कितना हो गई
मिनिमम एस इक्वल टू हो गया 5 mm, मैक्सिमम मान लीजिए हम लेके चलते हैं ये गोलाकार किनारे हैं इसके, तो इसके लिए जो मैक्सिमम है एस इक्वल टू 3/4 इंटू 16, तो ये हमारी होगी इस तरीके से 12 mm। तो मिनिमम 5 mm, अधिकतम 12 mm, इसके बीच में आप कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं। ना कुछ समझ में आए तो जोड़ लो 12 और 5 17, ठीक है। 17 के आधे हो गए 8.5, तो 8.5 में चाहे तुम 8 mm मान लो या 10 mm मान लो, इस तरीके से कुछ भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम सबसे पहले बेल्ट की माप निर्धारित करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में आता है नेक्स्ट स्टेप इसका लैप, जिसको ओवरलैपिंग भी कहते हैं, कि हम एक प्लेट के ऊपर जब दूसरी प्लेट को रखते हैं तो कितना ओवरलैप करा रहे हैं। तो इसको देखिए नेक्स्ट आता है इसमें लैप। ये हिस्सा कहलाता है लैप। इसका हम प्लान देखें तो कुछ इस प्रकार से ये प्लान में दिखाया गया है, और ये सामने से फ्रंट एलिवेशन इसका। तो इसमें जो लैप है इसके लिए कहा गया है कि इसमें प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है, जिसे लैप या चढ़ाव कहते हैं। चढ़ाव पतली प्लेट की मोटाई के 5 गुने से कम नहीं होनी चाहिए। तो यानी कि अगर हम कहें कि इस प्लेट की मोटाई T1 और ये प्लेट की मोटाई T, तो जिसको T माना है तो ये मोटी प्लेट हो गई, ये पतली प्लेट हो गई। तो इसमें जो लैप है, लैप इज नॉट लेस देन 5T1। इस बात का तुमको ये ध्यान रखना है। अगर उदाहरण के रूप में समझ लो, ये चलिए T बराबर होगी 16 mm और ये T1 बराबर होगी 12 mm, तो इसका मतलब इसमें चढ़ाव कितना देना है? तो ये 12 मिलीमीटर पतली प्लेट है, तो लैप की जो हमारी डिस्टेंस है 5 इंटू 12, तो इस तरीके से ये आ जाएगी 60 mm। तो इसका मतलब हो गया कि हम यहां से यहां तक ये दूरी जो है 60 मिलीमीटर से कम नहीं रखेंगे, ठीक, क्लियर। चलिए इसके बाद में लॉन्गिट्यूडनल साइड बेल्ट, इसके बाद में है लॉन्गिट्यूडनल साइड बेल्ट। तो ये देखिए ये यहाँ पर जब हम बेल्डिंग करते हैं ये कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल साइड बेल्ट, अनुदैर्ध्य पार्श्व माप। तो अनुदैर्ध्य पार्श्व माप को इसको L मानते हैं, लंबाई, और इसमें जो प्लेट की चौड़ाई है छोटी पतली प्लेट की, इसको D कहते हैं। जो सिंबल तुम्हारी किताब में इस्तेमाल किए गए हैं वो L और D है। तो इन्होंने कहा कि अनुदैर्ध्य पास बेल्ट की लंबाई L, इन दोनों, कौन से दोनों? दोनों जो ज्वाइंट हैं, इन दोनों के बीच की दूरी D से कम नहीं होनी चाहिए। D कौन सी है? ये। तो इसमें जो हम बेल्ट कर रहे हैं ये इस D से कम नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए आ जाएगा L इज नॉट लेस देन D। फिर समझ लीजिए, अनुदैर्ध्य पार्श्व बेल्ट की लंबाई यानी जो कि कैपिटल L है, इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी, यानी इन दोनों का मतलब है कि जो इसमें ज्वाइंट लगाया गया है, बेल्ट किया गया है, इनकी दूरी से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें आइए, तो एक हो गई लैप और दूसरी हो गई
बेल्ट की लंबाई, पार्श्व बेल्ट की लंबाई। अब इसके बाद अगला पॉइंट है अनुदैर्ध्य पार्श्व बेल्ट के बीच की दूरी। अनुदैर्ध्य पार्श्व बेल्ट के बीच की दूरी ये डी हो गई। इस डी की जो वैल्यू है ये पतली प्लेट की मोटाई के 16 गुने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी ये जो डी है, डी की वैल्यू, पतली प्लेट हो गई T1, तो इसका 16 गुना हो गया 16 T1, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो एक तो हो गया लैप 5 T1 से कम नहीं होना चाहिए, साइड बेल्ट इसके बीच की जो दूरी है उससे कम नहीं होना चाहिए, और ये जो डी है ये पतली प्लेट की मोटाई के 16 गुने से अधिक नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद में आते हैं, यहाँ पर अगर हम बेल्ट करें तो ये कहलाते हैं स्किन्ड बेल्ट, सिरों पर बेल्ट कहलाते हैं। तो इसमें कहते हैं सिरों पर समाप्त होने वाले बेल्ट की न्यूनतम लंबाई, सिरों पर समाप्त होने वाले बेल्ट की न्यूनतम लंबाई, इसको हम कहते हैं L1। सिरों पर समाप्त होने वाले बेल्ट की न्यूनतम लंबाई यानी इसको कहते हैं L1। ये L1 जो है, L1 2S से कम नहीं होना चाहिए। यानी जो बेल्ट की माप है उसके 2 गुने से कम नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से कितने पॉइंट हो गए, एक लैप का, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल लेंथ का साइड बेल्ट के लिए, और ये डी के लिए, और चौथा हो गया सिरों पर बेल्ट के लिए। इसके बाद में सिंगल फ्लैट बेल्ट, सिंगल फ्लैट बेल्ट, इसका डायग्राम देखिए। जैसे ये हमारी 2 प्लेटों को आपस में जोड़ा गया है, तो यहाँ हम कहाँ बेल्ट करते हैं, एक तो यहाँ पे किया, अगर हमने इसको बेल्ट यहाँ पर कर दिया और यहाँ पर बेल्ट नहीं किया तो क्या होगा, इसमें जो बल लगाया जाएगा, इसमें बल लगाने पे एक्स्ट्रा फोर्स क्रिएट हो जाएंगे, अतिरिक्त बल लगने लगेंगे। कैसे कि जब इसको खींचेंगे तो इसमें एक ही जगह बेल्ट होने की वजह से इसमें अतिरिक्त बल होंगे, और इसमें कहा गया है तो इसमें अतिरिक्त बल उत्पन्न ना हो। जैसे इसमें हमारा कौन सा होता है, शेयर, अब इसमें खिंचाव बल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हमको दोनों जगह बेल्ट करना चाहिए। अगर हम इसको एक जगह बेल्ट करते हैं तो ये कहलाता है रॉन्ग वेल्डिंग, और अगर यहाँ पे कर देंगे तब ये करेक्ट वेल्डिंग कहलाती है। इस बात का ध्यान, जैसे यहाँ पर बेल्ट किया है, एक किनारे पे कर दिया है और दूसरी इसको जगह पे नहीं किया है, ये रॉन्ग वेल्डिंग के केसेस में आ जाता है। लास्ट में इसमें कहलाता है इफेक्टिव लेंथ। तो जो तुम फार्मूला इस्तेमाल करते हो P बराबर L इंटू T इंटू FS, तो इसमें जो हमारी ये लंबाई होती है ये प्रभावी लंबाई कहलाती है। तो प्रभावी लंबाई इसको बराबर होती है L बराबर स्मॉल l माइनस 2s। स्मॉल l यानी बेल्ट की वास्तविक लंबाई, माइनस 2s यानी बेल्ट की जो परिमाप है उसका 2 गुना इसमें कम कर दें वास्तविक में, तो प्रभावी लंबाई निकलती। तो जब तुम इस फार्मूले से L की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो हमें वास्तविक लंबाई निकालनी होगी। तो वास्तविक लंबाई निकालने के लिए इस 2s को इधर कर देंगे तो ये वास्तविक लंबाई निकल आएगी L। जैसे मान लो कि तुमने 6 mm का जो बेल्ट है उसका इस्तेमाल किया, S बराबर 6 mm, और तुमने बेल्ट की जो लंबाई कैलकुलेट की, मान लीजिए निकाली 212 mm। तो अब इसमें जो 2 से 12 mm बेल्ट नहीं करेंगे, कितना करेंगे, तो ये कहलाएगी L इक्वल टू
2 से 12 प्लस 2 गुणे 6 यानी 224 mm। तो 224 mm वास्तव में करेंगे, लेकिन गणना करने के लिए 212 लेंगे। तो ये हमारी इफेक्टिव लेंथ ऑफ बेल्ट कहलाती है। अब इसके बाद में लास्ट में इसमें बचता है स्टेप ऑफ डिजाइनिंग। स्टेप ऑफ डिजाइनिंग। तो इसमें जो भी इसके पहले तुमको बताया गया था सेम सीक्वेंस है कि सबसे पहला काम क्या है, बेल्ट की माप निर्धारित करें। सबसे पहला बेल्ट की माप निर्धारित करें। इसके बाद में दूसरे स्टेप में बेल्ट की लंबाई 1 मिलीमीटर मानकर, यानी 5 मिलीमीटर बेल्ट के लिए 5 मिलीमीटर बेल्ट के लिए स्ट्रेंथ ज्ञात करें। एक मिलीमीटर बेल्ट की लंबाई मान करके, यानी P इक्वल टू जो फार्मूला है P इंटू एफ एस। तो अब यहाँ पे L की जगह पे लिख देंगे 1 mm और कंठ मोटाई और एफ एस की वैल्यू दे करके, तो ये जो निकलेगी 5 मिलीमीटर बेल्ट लंबाई के लिए जोड़ की सामर्थ्य। इसके बाद में तीसरे नंबर पे जो प्लेटें हमारी जोड़ी जा रही हैं, जैसे ये 2 प्लेटें जोड़ी गई, अब इस प्लेट पे अधिकतम कितना फोर्स लगाया जा सकता है, क्योंकि जितना इस प्लेट की सामर्थ्य है उससे ज्यादा तो ज्वाइंट पे लोड दे नहीं सकते। तो इनमें जो पतली प्लेट होंगी, यानी तीसरे नंबर पर क्या निकालना है, ठोस प्लेट की सामर्थ्य। मान लीजिए इसको कहते हैं एफ, तो ये हो जाएगी बी इंटू टी इंटू एफ टी। इसमें टी की वैल्यू और बी की वैल्यू, देखिए डायग्राम बना रहे हैं, समझ लीजिए। एक प्लेट ये है, उसके ऊपर दूसरी ये रखी गई है। तो अब इसमें जगह इसके लिए चौड़ाई तो ये कहलाएगी और इसके लिए चौड़ाई ये कहलाएगी। तो अगर इसको कैपिटल भी कहें, इसको स्मॉल भी कहें, तो हम तो ये देखना है कि किस प्लेट का इफेक्टिव एरिया न्यूनतम है। अगर ये 2 प्लेटें हैं तो इसको जोड़ा जाएगा, लोड लगाएंगे इस पे, तो ये चौड़ाई इंटू मोटाई इंटू टेंसाइल स्ट्रेस। तो इस तरीके से हम ठोस प्लेट की सामर्थ्य ज्ञात करेंगे। अगर इन दोनों की चौड़ाइयां समान है, अगर इन दोनों की चौड़ाई यानी इस प्रकार से एक ये है और दूसरी सेम चौड़ाई की इसके नीचे रख करके ऐसे जोड़ी गई है, तब चौड़ाई बराबर हो गई, तो ये देखेंगे भाई मोटाई किसकी कम है, तब ये देखेंगे कि मोटाई किसकी कम है, तो उसके आधार पर हम ठोस प्लेट की सामर्थ्य ज्ञात लेंगे। अब इसके बाद में निकालना है बेल्ट की लंबाई। चौथे नंबर में निकालेंगे बेल्ट की लंबाई। अब तुमने देखा कि ये जो हमारा ठोस प्लेट की सामर्थ्य है ये हो गई एफ। अब तुमने देखा कि 1 मिलीमीटर अगर हम बेल्ट करते हैं तो वो कितना सामर्थ्य उसकी होती है, तो इसमें इससे भाग दे दे, यानी इसमें जो हमारी ठोस प्लेट की सामर्थ्य है उस ठोस प्लेट की सामर्थ्य में दूसरे नंबर जो निकाला था 5 मिलीमीटर बैंड की स्ट्रेंथ, तो ये हमारी इससे निकल आएगी बैंड की लंबाई एफ। तो ये हो गया एफ इक्वल टू एफ बटे पी।
तो इससे जो बैंड की लेंथ निकल आई, अब बैंड की लेंथ निकलने के पश्चात उसकी एक्चुअल लेंथ निकाल लीजिए। एक्चुअल लेंथ निकल आएगी, तब इसके बाद में जो तुम्हें विशिष्टियां बताई गई, उन विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए इसमें ओवरलैपिंग इत्यादि कराए और उसके हिसाब से लॉन्गिट्यूडनल साइड बेल्ट कितना है ये निकाले और बेल्ट के लिए उसका जो डायग्राम है उसको बना। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से ये बेल्ट ज्वाइंट के जो है थ्योरी समाप्त हो जाती है। आज हम आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन कराते हैं और उस क्वेश्चन को करने के बाद आपकी जो अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज है उसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं उनको हल करिए और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको पूछ लेना। अब इसका क्वेश्चन नोट करने के लिए तैयार हो जाइए। क्वेश्चन नोट करने के लिए तैयार हो जाइए। एक ISA इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन, एक ISA 75 गुणित 50 गुणित 8 mm, एक ISA 75 गुणित 50 गुणित 8 mm कोड़ी खंड की लंबी टांग 10 मिलीमीटर मोटी गसेट प्लेट से बेल्ट द्वारा जोड़ी गई है। क्लियर? तो ये जो लिखा है ISA 75 × 50, तो ये कौन सा सेक्शन हो गया? दोनों टांगों की लंबाई अलग अलग है, तो ये कहलाएगा अनइक्वल एंगल सेक्शन। तो इसकी जो लंबी टांग है वो 10 मिलीमीटर मोटी गसेट प्लेट के साथ बेल्ट द्वारा जोड़ी गई है। तो देखिए इसका डायग्राम बना दे। ये हो गई ये लंबी टांग हो गई, जिसको कि हमने मान लिया ये 75 mm। ये छोटी टांग हो गई 50 mm और इसकी मोटाई ये हो गई P बराबर 8 mm। और गसेट प्लेट कहाँ लगेगी? इसके पीछे। तो ये 10 मिलीमीटर मोटी है, ये गसेट प्लेट हो गई, इसकी मोटाई 10 mm। ठीक है, यहाँ 75 यहाँ लिख दे रहे हैं। तो ये कोड़ी खंड है। अब इसमें बेल्ट कहाँ पे करेंगे? इस जगह पे ये बेल्ट कर दिया गया और यहाँ पर बेल्ट करेंगे। अगर इसका चित्र बड़ा करके बनाए तो देखिए कोड़ी खंड का जो एलिवेशन होगा कैसे होगा? यहां से प्रोजेक्शन लेंगे और इनके प्रोजेक्शन लेंगे, तो इसकी जो थिकनेस है ये डबल लाइन में दिखेगी। तो इस तरीके से हमने कोड़ी खंड बना दिया। ये गसेट प्लेट जो है इसको इस तरीके से दिखा लें। गसेट प्लेट की कोई शेप नहीं होती है, जिससे जैसे भी चाहो वैसे बना सकते। तो ये गसेट प्लेट हो गई और ये हमारा कोड़ी खंड हो गया। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। गसेट प्लेट से बेल्ट द्वारा जोड़ी गई है। इस कोड़ी खंड पर 120 किलो न्यूटन का अक्षीय तनाव भार आ रहा है। तनाव भार मान लीजिए इसको हमने F के द्वारा प्रदर्शित कर दिया 120 किलो न्यूटन। 120 किलो न्यूटन अक्षीय तनाव भार। तो सबसे पहले पता होना चाहिए इसकी अक्ष कहाँ होगी। तो जो ये कोड़ी खंड है, इस कोड़ी खंड के गुरुत्व केंद्र से जाने वाली एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों का जो कटान बिंदु है वो इसका गुरुत्व केंद्र होगा। तो देखिए ये जो हमारी लाइन है इसके पैरेलल मान लीजिए ये एक्स अक्ष है और इसके पैरेलल ये वाई अक्ष हो गई।
अब इससे जो कोणीय खंड है, इससे इन अक्षों की दूरी जैसे निकालते थे गुरुत्व केंद्र की दूरियां x बार और y बार, तो इसमें ये दूरियां पता कैसे करेंगे? आप लोग बताया था कि स्टील टेबल में जितने भी हमारे स्ट्रक्चरल सेक्शन हैं उनकी फुल प्रॉपर्टीज दी रहती। तो इसमें समझना क्या है, ये जो वाई अक्ष है, इस वाई अक्ष की दूरी इसके खंड के बाहरी किनारे से, ये दूरी कहलाती है सी वाई वाई। ये ध्यान रखना है। एक्स अक्ष की दूरी यहां से ये कहलाती है सी एक्स एक्स। तो टोटल इसकी लेंथ कितनी है लेग की? 75 mm, और यहां से ये दूरी सी एक्स एक्स है। अब आगे देखिए, तो यहां पर फोर्स लगेगा। फोर्स कहां लगाया जाएगा? यहां पर। तो अभी आगे और चित्र को बढ़ाएंगे, तो इन्होंने कहा कि इस कोणीय खंड पर 120 किलो न्यूटन का अक्षीय तनाव भार आ रहा है। बेल्ट की लंबाइयां ज्ञात करें। तो निकालना है बेल्ट कहां पर किया जाएगा? इस जगह पे। हम यहां भी कर सकते हैं और इसके नीचे हिस्से में भी कर सकते हैं। ये निर्भर करेगा लंबाई कितनी अधिक प्राप्त हो रही कैलकुलेशन के द्वारा। तो अभी हम सिर्फ ये मान चल रहे हैं कि हम दो अनुदैर्ध्य पास बेल्ट दो जगह करेंगे, वो ये। तो अब इसके लिए एक डायग्राम और बनाते हैं। हाँ, इसमें ये दे रखा है बेल्ट की लंबाई ज्ञात करें। यदि एफएस 110, एफएस की वैल्यू दे रखी है 110 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और सी एक्स एक्स सी वाई वाई क्वेश्चन में इसमें दे रखे हैं, तो निकालने की आवश्यकता नहीं है। सी एक्स एक्स दे रखा है 25.2 mm, 25.2 mm ये सी एक्स एक्स है, और सी वाई वाई की वैल्यू दे रखी है 12.8 mm। तो ये सी एक्स एक्स की वैल्यू दे रखी है। तो अब देखिए, ये जो प्लेट है इसमें इस जगह पे बल लगेगा, तो प्लेट में इसी के सीध में कहा दिखाएंगे? इस जगह पे ऐसे है। अब ये जो ज्वाइंट है, देखिए अगर फोर्स बीच में लगता, ये यहां से दूरी कितनी दे रखी है? 25.2, टोटल है 75। अगर ये बीच में होता तो ये दोनों जोड़ जो है ये बराबर बराबर भाग इसका वहन करते हैं। अब इसमें चूंकि अक्षीय भार है और अक्ष भार से दोनों जो बेल्ट किए गए हैं इनकी दूरियां डिफरेंट हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पर जो हमने बेल्ट किए हैं इन दोनों पर आने वाले भार भी अलग अलग होंगे। तो अब मान लीजिए कि हमने, चलिए ये बेल्ट यहाँ पे किया, इस पे हमने लंबाई मान ली एक तरफ L1, दूसरे साइड में कुछ कम दिखा दें, मान ली यहाँ पर कम भार आ रहा है, यहाँ पे लंबाई हो गई L2। तो अब हमको ये L1 L2 निकालने से पहले इस पे फोर्स निकालना पड़ेगा कि भाई इस बेल्ट पे कितना फोर्स आएगा। तो अब जो तुमने ये डायग्राम बनाया है इसमें देखिए यहां पर फोर्स हो गया मान लिया F1, और यहाँ पे फोर्स हो गया मान लिया F2। अब ये हमारा बल की जो क्रिया रेखा है वो ये है, यहां से ये दूरी पता है 25.5, टोटल डिस्टेंस कितनी है? 75। ठीक, तो हम अब इस क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए, ये जो बल लग रहा है खंड पर, ये जो बल दोनों किनारों पे जो बेल्ट किए गए हैं, हमने मान लिया कि इस पे बल F1 आ रहा है और इस पर बल F2 आ रहा है। तो F1 प्लस F2 इज इक्वल टू F। अब हम इसके एक किनारे पर आघूर्ण ले लें। मान लिया हम इस जगह पे आघूर्ण लेते,
जब इस जगह पे आघूर्ण लेंगे तो क्या होगा, F1 इंटू ये डिस्टेंस, तो F1 और ये डिस्टेंस कितनी है 75। अब इसके बाद ये जो बल की क्रिया रेखा है इसका आघूर्ण लेंगे तो बराबर हो जाएगा F इंटू 25. जहां पे यहां से आघूर्ण लेंगे तो चित्र को कुछ इस तरीके से समझ लीजिए, ये F2, ये F1 और ये F, ये 75 और ये 25.2। यहां पे जब आघूर्ण लेंगे तो F1 इंटू 75 इज इक्वल टू F इंटू 25.2। क्योंकि इसकी मोमेंट की डायरेक्शन और इस मोमेंट की डायरेक्शन दोनों अलग अलग है, तो इसलिए इनको बराबर कर। अब इसमें F की वैल्यू रख करके F1 इक्वल टू 120 25.2 बटे 75। इस तरीके से हम जब इसको हल करेंगे तो ये वैल्यू निकल आएगी 40.32 किलो न्यूटन। 40.32 किलो न्यूटन। अब F1 प्लस F2 की वैल्यू पता है 120 है, तो अब F2 के लिए कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, तो हमने यहाँ पे लिख दे रहे हैं F1 बराबर 40.32 किलो न्यूटन और F2 बराबर 120 में से इसको घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 689 7 4 11 79.68 किलो न्यूटन, ये F2 की वैल्यू आ जाएगी। अब इसके पश्चात सबसे पहले क्या करना है, वेल्ड की माप निकालनी है। देखिए इसमें जो वेल्ड किया गया है ये हमारा वर्गाकार किनारा इसको कहेंगे। ये जो कोड़ी खंड होता है इसके ये किनारे राउंड शेप में होते हैं, इसलिए इसको राउंड एज कह लेंगे। तो इधर जो बेल्ट करेंगे, जो हमने इसको F2 माना, इनको L2 माना, यहाँ पर बेल्ट की माप लिख देते हैं, इसको नाम लिख देते हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी। ठीक है, तो लिखेंगे बिंदु ए पर खंड का किनारा गोलाकार है, अतः वेल्ड की माप। अब इसमें न्यूनतम और अधिकतम, ठीक है, न्यूनतम और अधिकतम दोनों लेनी है। तो 8 mm है, तो 8 mm के लिए वेल्ड की माप न्यूनतम 3 मिलीमीटर, अधिकतम तो गोलाकार किनारे के लिए कितनी होती है बताएगा 3/4 इंटू प्लेट की मोटाई, तो 3/4 प्लेट की मोटाई 8, ये होगी 6 mm। तो आप 3 भी मान सकते हो, 4 भी मान सकते हो, 5 भी मान सकते हो, 6 भी मान सकते हो, तो कुछ भी मान सकते हो। चलिए हम मान लेते हैं हम 6 लेकर के चल रहे हैं, आप चाहो तो 5 लेकर के चलिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से इस बेल्ट की माप को हमने मान लिया S1, एक नंबर लेके चल रहे थे, S1 बराबर 6 mm। अब इसके बाद में बिंदु बी पर जो बेल्ट कर रहे हैं उसके लिए निकालें। बिंदु बी पर खंड का किनारा वर्गाकार, तो इसके लिए बेल्ट की है, तो बेल्ट की माप देखिए न्यूनतम तो 3 mm हो गई,
अधिकतम कितनी होगी? अधिकतम के लिए प्लेट की मोटाई -1.5। तो प्लेट की मोटाई है 8 मिलीमीटर, यानी कोड़ी खंड की। गजित प्लेट 10 mm मोटी है, तो गजित प्लेट से कोई मतलब नहीं है। तो 8 - 1.5, तो ये हो गई 6.5। तो इसकी भी 6.5 और 3 के बीच में लेनी है, तो हमने इसको भी 6 mm मान लिया। तो इस तरीके से S1 और S2 दोनों 6-6 मिलीमीटर लेकर के आगे की गणना करें। अब देखिए, तो इसके बाद में क्या करेंगे? इसको साफ किए जा रहे हैं। बेल्ट की लंबाई ए पर बेल्ट की लंबाई। अब तुमको फार्मूला पता है कि बेल्ट जोड़ की सामर्थ्य F1 बराबर L1 गुणित T1 गुणित Fs। तो अब L1 की जगह चूंकि L1 निकालनी है, T1 कितनी हो जाएगी? K × S से। तो देखिए, F1 की वैल्यू निकाली है 40.32 किलो न्यूटन। तो इसको किलो न्यूटन को न्यूटन में कर दें। 40,320 इज इक्वल टू L1, K की वैल्यू 0.7 और S की वैल्यू 6 और Fs 110। तो इस तरीके से L1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो L1 की वैल्यू आ जाएगी 87.27 मिलीमीटर। इसको हम से करके 88 या 90 कुछ भी ले सकते हैं। फिलहाल हम इसको 88 mm लेते हैं। तो ये जो L1 कैलकुलेट हुई है, ये कहलाएगी प्रभावी लंबाई। बेल्ट की प्रभावी लंबाई। और वास्तविक लंबाई क्या होगी? वास्तविक लंबाई L = प्रभावी लंबाई प्लस 2S। तो इस तरीके से 88 में 2S जोड़ दे तो ये कितनी हो गई? 12 पूरे 100 मिलीमीटर। इस तरीके से 100 मिलीमीटर लंबाई में तुमको ये करना है। सेम इसी पैटर्न पे जैसे इसका निकाला है, अब लिखेंगे बी पर बेल्ट की लंबाई। तो बी पर बेल्ट की लंबाई F2 = L2 × T। चलिए इसको लिख दे रहे हैं K × S2 × Fs। तो F2 की वैल्यू कितनी हो गई? किलो न्यूटन को न्यूटन में बनाकर के लिख दे। L2 × 0.7 × 6 × 110। तो इससे L2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो L2 का मान आ जाएगा 172.46। 172.46 मिलीमीटर। अब इसको से करके 173 मान लें। तो ये हो गई 173 मिलीमीटर। और प्रभावी लंबाई ये है, तो वास्तविक कितनी हो जाएगी? इसमें भी 12 मिलीमीटर जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा? 173 + 2S से तो ये निकल आएगा 185 mm। ठीक है। तो इसमें L2 की वैल्यू ज्यादा आ रही है और
L1 की वैल्यू कम आ रही है, तो जो भी इसकी वैल्यू आई है उसी के आधार पर हम इसको चित्र को बनाएंगे। तो इसमें क्या है, इसमें ओवरलैपिंग यानी 185 हमको रखनी है। तो एक देखिए, अब इसमें क्या है कि 185 इस तरफ करनी है, तो ये हमने इसको इस तरीके से बढ़ा दिया। जो अगर हम यहाँ पे कर देंगे तो जो कैलकुलेशन की है वो कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। इसलिए तुमने चूंकि इन दो जगह ही बेल्ट मान करके क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो सिर्फ इन्हीं दोनों जगहों पर बेल्ट करना है। ऐसा नहीं कि हमको साइड में जगह दिख रही है, हमने इसमें भी बेल्ट कर दिया, क्योंकि इसमें जो ये डायग्राम बनाया है, जो फोर्स की कैलकुलेशन की है, वो यहाँ पर बेल्ट ना करते हुए की गई है। इसलिए यहाँ पर L2 जो है 185 mm रखेंगे, और यहाँ पर जो L1 है ये 100 mm रख देंगे। यहाँ पर ये लिखेंगे 100 mm, और ये लंबाई हो जाएगी L2 बराबर 185 mm। तो इस तरीके से ये जो फ्लैट बेल्ट का जो क्वेश्चन है, कोड़ी खंड को जोड़ने वाला, यही सबसे ज्यादा टिपिकल लगता है। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। इसमें स्टेप का ध्यान जरूर रखें, अगर स्टेप भूल जाओगे तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, समाप्त किया जाए। ओके, थैंक यू।